नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने को किया करो और लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। दोस्तों, मेरी मेहनत मैं कर रहा हूँ, अब सहयोग आपका भी चाहिए कि एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपका सहयोग वह ज़रूरी है मेरे लिए। इसी के साथ मैं दो शब्द कह के अपनी क्लास चालू करेंगे कि आँखों में तस्वीर है तुम्हारी, आँखों में तस्वीर है तुम्हारी, दिल में है एक उम्मीद, बस यही आस लेके आया हूँ मैं आपके बीच। तो इसलिए इस भाई को सपोर्ट करना और बेहतर तरीके से आपको सही मायने के अंदर और सही तरीके से और भी अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। और हर तरीके की कोशिश करूँगा, हर तरीके का क्वेश्चन हल कराने की कोशिश करूँगा। PDF भी बनवाई है मैंने और वो PDF डालूंगा मेरी, तो वो PDF आपको कोई चार्ज नहीं होगा, सारी PDF फ्री दी जाएगी आपको। क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दी जाएगी। जैसे मोटर कंप्लीट हो जाती है अपनी, DC मोटर कंप्लीट होती है, आपको टॉपिक दिया जाएगा इसका पूरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं सेंटर सीरीज, वो कंपाउंड वगैरह के, तो स्टार्टर सीरीज जितनी भी आती हैं आज तक कंपटीशन में आए हैं, ये सारी चीज़ें दी जाएगी। तो दोस्तों, कल अपन ने पढ़ ली थी शंट मोटर पढ़ी थी और शंट मोटर के जो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक सी बातें सारी अपन ने देख ली थी। आज अपन देखेंगे क्या कि शंट मोटर की गति नियंत्रण। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि अपना पॉइंट है कि शंट मोटर की गति नियंत्रण। तो शंट मोटर की गति नियंत्रण करते हैं अपने दो तरीके से। एक तो आर्मेचर के फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर को नियंत्रण करके, और एक होती है फील्ड नियंत्रण। अब दोस्तों, अपन जैसे सीरीज मोटर को कंट्रोल किया था तो उसमें आर्मेचर डाइवर्टर विधि हुई थी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि अपन रियोस्टेट को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। एक परिवर्तनमान प्रतिरोध को बदलते हुए मान के प्रतिरोध को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो उसको जोड़ने के बाद में क्या हो जाता है कि उसको बोला जाता है रियोस्टेट श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके क्या कर रहे थे, सीरीज मोटर को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा था। तो दोनों चीज़ें प्रक्रिया वही होती है, लेकिन अलग अलग, इसका इफेक्ट अलग अलग आता है। इनमें जो कार्य प्रणाली एक होती है, लेकिन इनका जो रिजल्ट आता है ये अलग अलग आता है। तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ सीरीज शंट मोटर का डायग्राम, है ना, फिर उसके अपन जोड़ेंगे रियोस्टेट आर्मेचर की। तो पहली अपना पॉइंट क्या है भाई, पॉइंट है DC शंट मोटर गति नियंत्रण, है ना। एक बार कैमरा देखता हूं मैं ना, कल परसों गड़बड़ हो गई थी। चलो ठीक है, DC सीरीज मोटर की DC शंट मोटर गति नियंत्रण। इसमें पहले कितने भागों में बांटा गया, इसको दो भागों में। तो पहला भाग है आर्मेचर नियंत्रण विधि। ठीक है, पहली विधि है अपनी, इसमें पढ़ते हैं ना। तो भाई मैं पहले बनाता हूं सीरीज मोटर। दोस्तों, ये हो गया अपना आर्मेचर का A1 सिरा है, ये A2 सिरा हो गया। ये शंट वाइंडिंग हो गई आपकी आर्मेचर के समांतर क्रम में। अब बात करते हैं कि एक रियोस्टेट लगाते हैं कहाँ, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। तो मैं यहाँ एक रियोस्टेट लगा देता हूँ ना। तो रियोस्टेट इस हिसाब का होता है, ये DC सप्लाई दोगे यहाँ, इसको दे देते हैं YR, ये आर्मेचर प्रतिरोध या आर्मेचर धारा, ये शंट धारा
शंट प्रतिरोध इसको दर्शाते हैं। ठीक है, ये E1 सिरा है, ये E2 सिरा है। ठीक है, अब दोस्तों अपन मैंने कहा कि भाई आर्मेचर के श्रेणी क्रम में अपन एक प्रतिरोध जोड़ रहे हैं ना। अब ये बताओ कि यहाँ से जो आप वोल्टेज दोगे, टोटल वोल्टेज है ना, यहाँ लोड धारा है आपकी, ये लोड धारा होती है। अब ये बताओ जैसे आप आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ रहे हो, अब ये बताओ कि प्रतिरोध जोड़ रहे हो तो आर्मेचर की धारा घटेगी ना भाई। आर्मेचर के आने वाली आर्मेचर के अंदर और अलग से एक प्रतिरोध, एक्स्ट्रा प्रतिरोध आप जोड़ रहे हो, तो जैसे जैसे इस प्रतिरोध को ऊपर बढ़ाओगे, जैसे इसका ये होता है कि आप इसको ऐसे ऊपर बढ़ाओगे तो इस आर्मेचर वाइंडिंग में और प्रतिरोध जुड़ जाएगा। जैसे प्रतिरोध जुड़ेगा तो आर्मेचर के अंदर धारा घट जाएगी, आई का मान घट जाएगा। आई का मान घटेगा तो एक बात है कि पहले तो अपन क्या कर रहे थे कि यहाँ से आर्मेचर का टोटल वोल्टेज क्या होगा इसका भाई, टोटल वोल्टेज पहले क्या हो रहा था, IA इंटू RA, आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब एक्स्ट्रा प्रतिरोध जोड़ दिया तो इसका टोटल वोल्टेज हो जाएगा IA इंटू एक एक्स्ट्रा प्रतिरोध YA, मतलब YAR। ठीक है, ये टोटल प्रतिरोध हो गया इसका। तो पहले जैसे मान लो इसका हो रही थी टोटल धारा इसके अंदर 200 की, तो और अब बढ़ जाएगी थोड़ी और, ये प्रतिरोध हो जाएगा, धारा इसकी घट जाएगी। अब ये बताओ ये बढ़ गई तो मुझे ये बताओ कि यहाँ EB का मान कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ ना भाई। EB का सूत्र हुआ था, ये कल अपनी बात की थी, VT माइनस IA इंटू RA। ठीक है, ये बात अपने कल की थी। ये बात होने के बाद में अगर EB का मान यहाँ घट जाता है, EB का मान घटने के बाद में क्या होगा, मैंने ये कहा भाई EB समानुपाती N, कल बात की थी अपन ने, ग्राफ बनाया था। ठीक है, EB समानुपाती N है तो मेरे प्यारे मित्रों क्या होगा कि जैसे जैसे आपका EB बढ़ेगा तो आपकी गुणन गति भी बढ़ेगी। लेकिन इसमें होता क्या है, इस आर्मेचर विधि के अंदर जो कम ही गुणन गति होती है, इसकी गति घटती है जब EB कभी बढ़ता नहीं है, क्योंकि आर्मेचर धारा का मान घट गया। आर्मेचर धारा का मान घटने से EB का मान घट गया, क्योंकि आर्मेचर धारा का मान घटने से वोल्टेज VT का मान बढ़ रहा है, और वोल्टेज का मान बढ़ने के बाद में क्या हो जाता है कि तुम्हारे जो EB का मान है ये घट जाता है। और EB का मान घटने के बाद में आपको मैंने कहा है ये बात कि EB समानुपाती N, मतलब EB समानुपाती आपकी गुणन गति हो रही है। और गुणन गति किसके समानुपाती बता दी मैंने, EB के। तो EB क्या घट गया, तो भाई साहब घट गया, तो ये गुणन गति भी घट गई। तो पहला नंबर पॉइंट इसका ये होता है कि इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है जो उच्च मान का प्रतिरोध होता है। दूसरा पॉइंट इसका होता है कि इस विधि के अंदर शक्ति व्यय अधिक होता है। नंबर 3 बात ये होती है इसके अंदर कि हाँ, इसके अंदर नंबर 3 बात यह है कि इस विधि के अंदर उच्च गुणन गति को कम ही की जा सकती है, नहीं की बढ़ाई जा सकती। इस विधि को अप्लाई करके श्रेणी क्रम में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ करके अपन ये सिर्फ गुणन गति को घटाई सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 लिख लो इसका, इस विधि के अंदर कम गति ही प्राप्त होती है, नंबर 2 बात, इस विधि के अंदर आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। नंबर 3, इस विधि में शक्ति व्यय
अधिक होता है। प्रतिरोध का मान अधिक होने के कारण आर्मेचर धारा का मान घट जाता है और ईबी भी घटता है, जिससे घूर्णन गति परिवर्तित होती है। क्या होता है? घूर्णन गति परिवर्तन हो जाती है। भाई बात हुई कि एक शंट मोटर ली, शंट मोटर का डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद में हमने एक आर्मेचर विधि अपनाई। आर्मेचर विधि के अंदर क्या किया हमने? आर्मेचर गति नियंत्रण विधि के अंदर क्या किया? आर्मेचर नियंत्रण विधि है ये। इसके अंदर हमने क्या किया भाई? एक आर्मेचर के सरणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दिया। प्रतिरोध जोड़ने के बाद में क्या हो जाता है? जैसे जैसे आप प्रतिरोध का मान बढ़ाते हो तो आर्मेचर के अंदर धारा कम हो जाती है। धारा कम होने के बाद में धारा जहाँ कम होगी वहाँ ईबी कम होगा। ईबी कम होते क्या? घूर्णन गति ईबी के समानुपाती होती है, बैक ईएमएफ के समानुपाती हो जाती है। और बैक ईएमएफ के समानुपाती होने के कारण क्या हो जाता है कि आपकी घूर्णन गति कम हो जाती है। लेकिन इस विधि के अंदर क्या होता है कि बैक ईएमएफ कभी बढ़ता नहीं है, और नहीं बढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि आपकी घूर्णन गति सदैव इसमें कम प्राप्त होती है। यहाँ तक बात हो गई। अब इसकी 2 नंबर विधि है फील्ड नियंत्रण विधि, वो आपको बताई जाएगी, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो ठीक है, ले लिया आपने, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में अपन करेंगे कि भाई एक फील्ड नियंत्रण विधि है ना, दूसरी विधि थी कौन सी? फील्ड नियंत्रण विधि है ना, विधि। तो क्या होता है अब बताएं? फील्ड नियंत्रण विधि के अंदर क्या हो जाता है कि वही प्रक्रिया हो जाती है, कार्य सारा से है। मैं जैसे आर्मेचर के अंदर अपने प्रतिरोध जोड़ा था, यहां से हटा के अपन क्या करेंगे? फील्ड के सरणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ देंगे, है ना। फील्ड के सरणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, वेरिएबल प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। अब ये प्रतिरोध क्या करेगा? जैसे भाई आप यहाँ से सप्लाई दियोगे इसको, तो आर्मेचर के अंदर तो पूरी धारा जा रही है, कोई आर्मेचर के वाइंडिंग के अलावा कोई खपत करने वाली है क्या? अब यहाँ क्या हो जाता है कि ये वाइंडिंग है, मैंने कहा था ये उच्च प्रतिरोध वाली होती है। क्यों? कि पतले तार की होती है, पतले तार, और अधिक लपेटे तो प्रतिरोध अधिक। ठीक, अधिक प्रतिरोध इस वाइंडिंग का पहले से था, फिर आपने एक प्रतिरोध और जोड़ा एक्स्ट्रा, तो प्रतिरोध का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो अब ये बताओ, इसकी धारा ज्ञात करते हैं अपना ISH। तो क्या होता है? वोल्टेज ज्ञात करते हैं, अभी इसमें टोटल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो ISH इंटू
RSH, ठीक है। लेकिन आपने पहले के बाद में एक प्रतिरोध और जोड़ देते हो, इसको दे दूं मैं YB है ना, तो ये अलग से एक प्रतिरोध और जोड़ दिया YR है। तो अगर ये प्रतिरोध जोड़ दिया तो प्रतिरोध ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से धारा घट गई। अपन ने सीरीज मोटर में एक बात पढ़ी थी कि धारा अगर घट जाएगी तो आपका फ्लक्स बढ़ेगा, भाई N समानुपाती फाई तक नहीं, N समानुपाती फाई फ्लक्स। अब ये बताओ, अगर फ्लक्स बढ़ गया तो आपकी गुणन गति घट जाती है, गुणन गति बढ़ गई तो फ्लक्स घट गया। तो धारा इसमें आ रही है, आने के बाद में क्या हो जाता है, इसका फ्लक्स थोड़ा बहुत ही बढ़ जाता है, इसमें क्या उच्च गुणन गति प्राप्त हो जाती है अपने को। तो इसका पॉइंट नंबर लिखो, फील्ड वाइंडिंग के अंदर इस विधि में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण गुणन गति भी परिवर्तन है। इस विधि में उच्च गुणन गति प्राप्त होती है, शक्ति वे कम प्राप्त होता है। दूसरी बात कर लें, हाँ शक्ति वे कम होता है, इतनी बातें इसकी हो गई। अब एक बार और समझा देता हूँ कि आपने सीरीज मोटर शंट मोटर ली, शंट मोटर लेने के बाद में आपने फील्ड नियंत्रण विधि को अपनाया। फील्ड नियंत्रण विधि अपनाने के बाद में आपने क्या कि एक प्रतिरोध इस फील्ड के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब आपने फील्ड के तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, लेकिन सप्लाई के आर्मेचर के तो समांतर क्रम में हो गया ना। आर में ये धारा थोड़ी इसके प्रतिरोध का मान हो जाता है कम और फ्लक्स धारा का मान बढ़ जाता है। अब ये बताओ कि फील्ड आपने क्या किया भाई, आई समानुपाती अपने करे इतना सीरीज फ्लक्स, ठीक है। तो आई का मान बढ़ रहा है तो क्या फ्लक्स का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा जी? अगर फ्लक्स के मान के अंदर परिवर्तन हो जाता है तो आपकी गुणन गति समानुपाती होती है, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये क्या हो जाता है कि अगर फ्लक्स का मान बढ़ गया तो गुणन गति का मान घट गया। और सॉरी हाँ सही है, वेरी गलत बोल दिया मैंने। यहाँ धारा का मान घट जाता है, धारा का मान घट गया तो फ्लक्स का मान भी घट गया। फ्लक्स का मान अगर घट जाता है तो क्या आपकी गुणन गति बढ़ जाएगी। इसलिए आपको कौन सी गुणन गति, उच्च गुणन गति प्राप्त होती है, कौन सी विधि से, फील्ड नियंत्रण विधि से आपको उच्च गुणन गति प्राप्त होती है। ये पॉइंट लिख देता हूं, मैंने बोलने में थोड़ी मिस्टेक कर दी। इस विधि के अंदर धारा का मान घट जाता है जिससे फ्लक्स का मान भी घट जाता है। ये ध्यान रखना है एक बात, फ्लक्स का मान घट जाता है और गुणन गति बढ़ जाती है। भाई एक बार दोबारा सुनो इस चीज को,
भाई आपने आर्मेचर सीरीज एक शंट मोटर ली, शंट मोटर के बाद में आपने शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर एक उस मान का प्रतिरोध जोड़ दिया, जो प्रतिरोध जोड़ने के कारण सीरीज वाइंडिंग का क्या हुआ कि प्रतिरोध, ये शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ गया। प्रतिरोध बढ़ने के बाद में शंट फील्ड के अंदर धारा का मान घट गया, धारा का मान घट गया तो इसका फ्लक्स भी घट गया, फ्लक्स थोड़ा बहुत कम हो गया। फ्लक्स कम होने के बाद में अपन गुणन गति को लेते हैं एन समानुपाती फाई। तो मेरे मित्रों अगर ये घट जाएगा तो ये बढ़ेगा, और ये फाई किसके समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है ना। अगर ये बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, अगर फ्लक्स धारा घटेगी तो फ्लक्स घटेगा। तो इसलिए एन समानुपाती फाई के इसको फॉर्मूले को अपने सीरीज मोटर में पढ़ा था, इस फॉर्मूले को आधार मानते हुए इस चीज़ को डिनोट कीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी लो, जल्दी 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 थोड़ा। एक चीज और है, जैसे मैंने आपको ये बताया E1 E2 A1 A2 B1 B2, ये चीज़ें क्या होती हैं भाई, इन बातों को अपन देखते हैं। भाई आप जो अपन वाइंडिंग करते हैं ना मोटरों की, तो उनके अंदर वाइंडिंग के टर्मिनलों को 5 भागों में बांटते हैं अपन, ए से लेके एफ तक, है ना। उनको दर्शाने के लिए ए से लेके अंग्रेजी के 5 अक्षर काम में लिए जाते हैं, ए से लेके एफ तक की। भाई टर्मिनलों को दर्शाने के लिए 5 अक्षरों को काम लिया जाता है अंग्रेजी के, है ना, ABCD से ए से एफ तक के। भाई ए से एफ तक के लेते हैं तो किस हिसाब से लेते हैं, A1 व A2 किनके सिरों को दर्शाते हैं अपने, आर्मेचर के, आर्मेचर के सिरों को। B1 व B2 इंटरपोल वाइंडिंग को, C1 व C2 कंपन सेटिंग वाइंडिंग को, ठीक है। E1 व E2 सॉरी D1 D2 ना, D1 D2 सीरीज वाइंडिंग को, सीरीज वाइंडिंग को E1 व E2 शंट वाइंडिंग को, शंट वाइंडिंग को F1 व F2 एक्साइटर के टर्मिनल को। भाई 2 टर्मिनल होते हैं ना एक्साइटर के बाद से। अब ये बात मैंने क्यों बताई, 1 2 3 4 5 ये बातें क्यों बताई भाई, ए से लेके एफ तक के। अब कई बार क्यों सुना जाता है A1 A2 सीरियल होता है, आर्मेचर वाइंडिंग के, सीरीज वाइंडिंग के, या शंट वाइंडिंग के, या और को दे देता है, एक्साइटर दे देता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग को जब भी दर्शाते हो ना A1 A2 से दर्शाते हो। B1 B2 किसको, इंटरपोल वाइंडिंग करते हैं ना मोटर के अंदर, उसकी B1 B2 टर्मिनलों से इसके दर्शाते हैं। C1 C2 किससे दर्शाते हो, कौन सी वाइंडिंग को, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को। D1 D2 सीरीज वाइंडिंग को,
E1 E2 शंट वाइंडिंग को। एक क्वेश्चन मैंने कल देखा था, उस क्वेश्चन में ये आया हुआ था कि भाई E1 E2 किस वाइंडिंग के टर्मिनल को दर्शाया गया है, किस वाइंडिंग के टर्मिनल होते हैं, सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग या एक्साइटर के टर्मिनल। तो इसमें उत्तर होगा आपका क्या, E1 E2 किसको दर्शाते हैं अपने, शंट वाइंडिंग को। तो दोस्तों ये चीज़ भी आप एक बार ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आता है और वो क्वेश्चन ITI में भी आता है और शायद और आपके यहाँ कंपटीशन के अंदर भी आता है। कंपटीशन के एग्जामों के पेपर में एक बार डालूंगा, जितने भी पेपर मेरे पास सॉल्यूशन होंगे उतने मैं करवाऊंगा और सारी बातें आपको बताई जाएगी। आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं और समाप्त करने से पहले मैं ये कहूँगा कि दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कहीं कमी मिलती है आपको उसको में कमेंट भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।